ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस प्रेस वार्ता में तमाम जो स्पेशल डॉक्टर्स है कैंसर के, डॉक्टर AK दीवान, साथ में डॉक्टर मुदित अग्रवाल और सारी तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने सर से लेकर गले तक के कैंसर को लेकर के यहाँ पर बताया, उसके बारे में चर्चा करी और क्या कुछ कहा, किस कारण कैंसर होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तमाम इस प्रेस वार्ता में बताया। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहना था कैंसर को लेकर के। ये कैंपेन है, 2 मिनट्स कैंपेन फॉर एक्शन फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। लुक, फील एंड एक्ट। तो डॉक्टर मुदित एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्चुअली चीजों को प्रिवेंट कर पाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट इन, कैसे प्रिवेंट कर पाए। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मिरर भी है यहाँ पे, जस्ट टू एम्फसाइज द थिंग। जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों। तंबाकू का सेवन, गुटखा, यही और प्रिवेंटेबल डिजीज है। मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीजें नहीं। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन प्लस अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है। तो ये सब चीजें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुंह डाले। तो दिस इज अ रूटीन हैबिट। बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीजें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई रजनीगंधा है। मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट ये चीजें मिथ हैं। इस बार का WHO का प्रोग्राम भी यही है। टोबैको अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें यही है कि ये सब चीजें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होना। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया है वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीजें होती है, इसमें अगर आप तब भी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो। व्हाइट पैचेज होते हैं, लिकोप्लेकिया होता है और जिसको व्हाइट पैच बोलते हैं। अगर आपने उसका है तो आप दिखाइए, नहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट। और आपका रेड पैचेज होते हैं, लिकोप्लेकिया, ये है मेन कॉज ऑफ कैंसर। अभी जो आपके मैसेज के लिए फेस टू बैक, ठीक है। सेकेंड कॉज जो आता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन। जिसके दांत टूटे हुए हैं उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप ले। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाते हैं, ढीला हो जाता है, चलता रहता है, नहीं यार कौन पैसे खर्च करे, डेंचर से पास पहुंच जाए, और धीरे धीरे ढीले होकर वो सूज जाते हैं, वही वहां कैंसर हो जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी फॉर्म का रहेगा वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा, तो तुरंत आके दिखाएं। खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं, प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन। एंड ये जरूरी है। आपके और भी होते सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको कान में दर्द हो रहा है, जीभ कैंसर में कई बार कान का रिफर्ड पेन होता है, जीभ में छाला हो चुकी नहीं ठीक हो रहा। इसीलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस केयर देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली। अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट्स आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40% 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा। एडवांस केस में अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी होगी, काम करना। लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आप कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडेलिटी फॉर ट्रीटमेंट। यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे सर ने बताया कि 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी ही चिमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है। बट डिजीज अर्ली होनी चाहिए। अगर हमें एडवांस डिजीज मिलेगी तो हम क्या कर रहे हैं? तो मैसेज यही है आपके, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि जो भी अगर कोई सेवन करता है उसको छोड़े। और ये मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जो टोबैको सेसेशन क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पे जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनकी सहायता लीजिए, साइकोलॉजी का लिए और चीजें जो ड्रग्स देते हैं वो, ताकि वो छोड़ पाए। बहुत जरूरी है कि लोग इस आदत से दूर भागें। साथ 1996 में यहाँ ज्वाइन किया था
एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन। और उससे पहले मैं 13 साल लगभग सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। और शायद मैंने हेड एंड नेक कैंसर जो ऑपरेट करना शुरू किया वो बाई चॉइस नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1984 में, तो हमारे बॉस हुआ करते थे डॉक्टर के पांडे, अब वो नहीं है। तो उनको हेड एंड नेक कैंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट करते थे। और हेड एंड नेक कैंसर्स में कहते थे दिवांग तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989 और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया। और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर्स। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 42 ईयर्स में जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं। बट पहले सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। पहले तो वो एक्सरेज होते थे, एक्सरेज के बेसिस पर कुछ निशान लगा दिए जाते थे, रेडियोथेरेपी दे दी जाती थी और पेशेंट को कहते थे कि अब घर जाओ, प्रॉब्लम हो तो आना हमारे पास। या सर्जरी अगर कहीं कर दी तो सर्जरी में भी घाव इतने बने रहते थे और महीनों लग जाते थे उस घाव को हील करने में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ mid-80s, प्लास्टिक सर्जरी डेवलप नहीं थी और सारे अपने अपने मेथड को कहते थे कि मैं जो है मैं सुपर आदमी हूं। मतलब सर्जन ने अगर सर्जरी कर दी तो कहता था तेरा काम खत्म, ठीक हो गया, अब तू घर जा। रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी दे दिया तो घर जाओ। कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो हम कहते थे यूनिमोडल ट्रीटमेंट है, एक मोडालिटी ट्रीटमेंट की हम लोग अडॉप्ट करते थे और पेशेंट को घर भेजते थे। और मेरे को नहीं पता होता था कि पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन आज की डेट में हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब सारी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर आपको चलना है। और एज ए सर्जन मेरे को यही नहीं मालूम होना चाहिए कि सर्जरी कैसे करनी है, लेकिन सर्जरी कब करनी है, रेडियोथेरेपी कब देनी है, कीमोथेरेपी कब देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में मैं शायद सबको यही कहता हूं कि एज ए सर्जन मेरे को ये पता होना चाहिए कि कब मेरे को क्या करना और कब मुझे ट्रीटमेंट नहीं देनी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो ये नहीं होता कि आप कीमोथेरेपी देते चलो, रेडियोथेरेपी देते चलो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत चेंजेस आ गई और सर्जरी के साथ हम लोग अब रेडिएशन, कीमोथेरेपी कंबाइन करते हैं और हमारा फोकस यही होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्योर हो जानी चाहिए, बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं आज की डेट। फिर रेडियोथेरेपी के भी इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो ये देखा जाता है कि साइड इफेक्ट्स कम से कम कैसे हो सकते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो आई हैं वो भी ऐसी ऐसी आ गई हैं कि साइड इफेक्ट्स कम हो और क्योर रेट्स बढ़ें, किसी तरह इंप्रूव। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी। ये मैं बार बार हर फोरम पर बोलता हूं। डिसीजन मतलब डिसाइड करना कि कब क्या चीज होनी चाहिए,
ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी और प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में प्रिसीजन देखी जाती है, तो डिसीजन प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन से भी इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशंस ऑफ कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करने के लिए कुछ क्या क्या टेक्निक्स है जो उसके हम लोग अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सके, साथ के साथ कुछ रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में भी मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर मुदित अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, हेड एंड नेक कैंसर यूनिट के